हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, इससे पहले अपने वॉल्यूम की एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है आयतन की। आज वॉल्यूम से रिलेटेड अपन एक क्लास और लेके आए हैं आपके सामने। इससे पहले वाली क्लास है उसमें आपको एस्ट्रॉइड और जो आपका पैराबोला होता है, परवलय है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। तो कुछ तो देखो, ये यहाँ पे आपकी मैन जैसे डायग्राम है, जैसे आपके एस्ट्रॉइड हो गया, लिप्स हो गया, ये पैराबोला हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया, ये कुछ डायग्राम है। अगर मैन तो ये कि यही से क्वेश्चन आना है। फिर यदि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर देखो इसमें और भी एक दो क्वेश्चन और है। जैसे कोई लूप का क्वेश्चन आ जाता है ना, या कोई ये यहाँ पे आपका अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब इससे रिलेटेड या तो आपको आयतन ही करना होगा, ये तय बात है। थ्योरी वही रहेगी, वो दो पॉइंट सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें क्या बदलेगा थोड़ा सा, वो आप देख लो। क्या कह रहा है देखो, वक्र a माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। ये एक्स और वाई में कोई कर्व आपको दिया गया है, कोई वक्र दिया गया है। क्या कह रहा है, उसकी अनंत स्पर्शी के चारों ओर घुमाने से, यानी जो घूर्णन अक्ष है वो उसकी अनंत स्पर्शी है, उसके चारों ओर घुमाया जा रहा है। क्षेत्र देखो, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अनंत स्पर्शी ढूंढनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कि अनंत स्पर्शी वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है। देखिए, ये दिया गया वक्र हो गया आपका, ठीक है, a माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है या फिर वाई अक्ष के सापेक्ष सममित है, ठीक है, और इसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा कि जब कोई नाम नहीं दिया होगा, जैसे खास को डायग्राम का नाम नहीं दिया हो, केवल कोई वक्र हो, तो उसको आप अलग किस हिसाब से ज्ञात करते हो कि भाई ये कौन सी एक्स के रिस्पेक्ट में सममित है आपका, इसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखो, इस समीकरण में आप ध्यान से देखिए, एक्स और वाई की आपको सबसे पहले मैंने सममित के लिए बता दूं, आप इसमें ये देखिए कि क्या एक्स की सभी घातें सम है या वाई की सभी घातें सम है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। तो आप इसमें देख सकते हो कि वाई की सभी घातें सम है। एक्स की यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वाई की सभी घातें सम हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि y की सभी घातें सम हो, इसका मतलब दिया गया वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। ये आपका कर्व ट्रेसिंग नाम का टॉपिक है, वक्र का अनुरेखण टॉपिक है, वहाँ से एक कॉन्सेप्ट उठाया गया है। वो जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ से और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक और टॉपिक है अनंत स्पर्शी का, जो इसमें नाम आया है, जो कि आपका मैक्सिमम मिनिमम और एनुअल उनके साथ पढ़ा जाता है, उनके अथवा में आता है वो क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। तो वो जो वहाँ से टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है। वाई की सभी घातें सम है, मतलब वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। यदि एक्स की सभी घातें सम है, मतलब वक्र वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। यदि दोनों की सभी घातें सम है, तो वक्र दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है, पहली बात। दूसरी चीज़, क्या वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा, इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या कोई कांस्टेंट पद है। देखो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, लेकिन ए स्क्वायर एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स आ गया ना साथ में, ए वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तीन पद है, तीनों में वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये वक्र मूल बिंदु से होकर भी गुजरेगा। दो कॉन्सेप्ट हो गए ये पता लगाने के लिए। जब अपने पास डायग्राम नहीं है, मेन नाम नहीं है, जैसे कोऑर्डिनेट एस्ट्रॉइड वगैरह वगैरह, समझ गए होंगे आप दोनों पॉइंट। वाई की सभी घातें सम है, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, कोई भी अचर पद नहीं है, मूल बिंदु से गुजरेगा। या आप इसमें x बराबर 0 रख लो, x बराबर 0 रखोगे कि ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 पर y बराबर 0। इसका मतलब मूल बिंदु
ओरिजिन, तो ये जो वक्र है वो मूल बिंदु से होके भी गुजरेगा। तो कैसे भी पता लगा लो कि मूल बिंदु से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, दो तरीके हैं, ठीक है। देखिए मैं बनाता हूँ उसको। ये आपका वक्र होगा, ध्यान से बनाना, ऐसा लगना चाहिए कि ये है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि ये वक्र अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। अब इसकी जो अनंत स्पर्शी होगी उसका कैसे पता लगाएंगे वो और देख लो, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि यदि y की उच्चतम घात, यदि y की उच्चतम घात है, देखो उच्चतम घात y की यहाँ पे 2 है, जबकि अक्ष की उच्चतम घात है 1, ठीक है। तो यदि y की उच्चतम घात का गुणांक आप यदि 0 के बराबर रखते हो तो वो जो आपका समीकरण आएगा वो एक तरीके से y एक्स के पैरेलल लाइन होगी और वो अनंत स्पर्शी होगी आपकी, ठीक है। और यदि जो अक्ष की उच्चतम घात है उसका गुणांक देखो वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ये अनंत स्पर्शी के कॉन्सेप्ट में से उठाए गए हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्स और वाई की उच्चतम घातों के गुणांक को देखिए, यदि आपको जो अनंत स्पर्शी याद करनी है वो किसी अक्ष के समांतर हो तो, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो y की उच्चतम घात यानी वाई स्क्वायर का गुणा a माइनस एक्स, इसको 0 के बराबर रख दो, आ जाएगी अनंत स्पर्शी। अक्ष का उच्चतम घात का जो उच्चतम घात है उसका गुणांक क्या है, a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी क्योंकि अचर पद है, यहाँ पे अचर नहीं है। तो अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रख देते हैं, वो अनंत स्पर्शी आ जाएगी, ओके। ये आपके रोटेशन को दर्शा देगा, ये आपकी अनंत स्पर्शी हो जाएगी। और ये अनंत स्पर्शी क्या होगी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी अक्ष बराबर a। और आप जानते हो कि अक्ष बराबर a या 1 2 3 है, ये कहाँ पे होंगे सब, ये y एक्स के समांतर होंगे। ये जो लाइन होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, x बराबर a, यानी ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो कितनी है, a है। ये आपका वक्र हो जाएगा। ये रोटेशन को दर्शा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसकी घूर्णन अक्ष है वो इसकी अनंत स्पर्शी है, वो y एक्स के समांतर कोई रेखा है। समझ में आ गई बात, घूर्णन अक्ष ना यहाँ पे x अक्ष है ना यहाँ पे y एक्सिस है, ठीक है। तो देखो पिछली वाली क्लास में आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे, एक में घूर्णन अक्ष थी, एक में y अक्ष थी। ये यहाँ पे आपका देख लीजिए, ना x अक्ष है ना y अक्ष है। तो एक तरीके से अपन है ना सीमित क्लास में अपन ने हर तरीके जो क्वेश्चन है वो कर लिया है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने इस क्लास में आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यदि देखो जो P पॉइंट है ये आपका इसी वक्र पे है, इस P पॉइंट से यदि अनंत स्पर्शी पे हम कोई लंब डालें यहाँ से यहाँ तक, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, जैसे ये PM हो गया आपका, ये जो लंबाई है कितनी होगी, थोड़ा सा सोचिए आप। देखो ये डिस्टेंस a है, ये pxy मतलब ये डिस्टेंस x हो जाएगी, ये a है ये x हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, a माइनस एक्स। ठीक है, ये a है, pxy का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये कितनी बच गई, a माइनस एक्स। तो ये बेसिक जानकारी है। देखो और अनंत स्पर्शी के नाम से भी देखो पता लग रहा है कि अनंत पे जाके स्पर्श करेगी। तो हमने देखो ये यहाँ पे इनको स्पर्श नहीं कराया है, तो ये आगे जाके अनंत पे स्पर्श करेगी, अपने को नहीं मालूम कहाँ पे करेगी, ठीक है। या ऊपर जाके स्पर्श करेगी, पता नहीं कहाँ करेगी, अनंत पे करेगी, कोई मालूम नहीं है, अननोन है, ठीक है। तो इनको स्पर्श नहीं कराना, आपको इनके बीच में गैप होना चाहिए। ये आपका डायग्राम है,
डायग्राम आप बहुत अच्छे से बनाओगे, साफ सुथरा डायग्राम बनाओगे। यदि डायग्राम समझ में आ गया तो ये मानिए कि पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके। और अनंत स्पर्शी का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो फिर ऐसे ही होगा। अब थोड़ा बहुत तो देखो भूल सकता है ना, कि x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर जो भी हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन आपके आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ वक्र है वो अक्ष के सापेक्ष से सममित है। पहली बात, ये आपका जो वक्र है यही है वक्र, ठीक है। ये रोटेशन के बाद की स्थिति है। तो ये वक्र आप देख सकते हो ये केवल अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। ये आपकी अक्ष है, ठीक है। इसके ऊपर भी उतना ही, नीचे भी उतना ही। वाई अक्ष के सापेक्ष से सममित है नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तथा ये वक्र क्या होगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। तो मूल बिंदु से गुजर रहा है। दो बातें बताई हैं, y की सभी घातें क्या है, सम है, अक्ष की नहीं है। y की सभी घातें सम है, इसका मतलब वक्र क्या होगा, अक्ष के सापेक्ष से सममित होगा। और कोई भी अचर पद नहीं है, या फिर x बराबर 0 पे y बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये मूल बिंदु से होके गुजरेगा। क्लियर है। जो मैंने लिखा है उसका रीजन आपको मैंने बता दिया है, डायग्राम आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। जो वक्र एक है इसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी, वो होगी a माइनस x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू a। ये इसकी क्या हो जाएगी, अनंत स्पर्शी हो जाएगी। इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है, x और y की उच्चतम घात है, उनके गुणांक को 0 के बराबर रख दो। यदि समांतर आपको अनंत स्पर्शी लेके आनी है, समांतर का मतलब x के समांतर या y x के समांतर। तो y की उच्चतम घात है y स्क्वायर, इसका गुणांक a माइनस x, इसको 0 के बराबर रख दिया, x बराबर है। हम जानते हैं x बराबर है कहाँ होगी, y x के समांतर होगी, a डिस्टेंस पर होगी x अक्ष पर। ये तो बेसिक जानकारी देखो होनी चाहिए। जबकि x की जो उच्चतम घात है यहाँ पे उसका गुणांक है a स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या है, कांस्टेंट है, x अक्ष के समांतर यहाँ पे कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है अनंत स्पर्शी के बारे में। और कोई भी आपको केवल यदि वक्र दिया गया है, नाम नहीं दिया गया है, कैसे पता लगाओगे कि वक्र कौन से अक्ष के सापेक्ष सममित है, कौन से अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं है। मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको जितनी बातें बताई हैं सब आपके समझ में आ गई होंगी। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो समझिए कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। इसके बाद में केवल और केवल इंटीग्रेशन करना और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो ये इसकी अनंत स्पर्शी हो जाएगी। अब हम अपने अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब निकालेंगे कि जो घूर्णन अक्ष है वो y अक्ष के समांतर है। तो इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, अगर यदि घूर्णन अक्ष y अक्ष होती तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब अक्ष की जगह क्या आ जाएगा, जो ये डिस्टेंस है ये x माइनस ए या a माइनस एक्स ये आ जाएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और y है तो y की लिमिट सही है, इसको मान के। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है या नहीं है। तो घूर्णन अक्ष क्या है, ये आपकी अनंत स्पर्शी है, ठीक है। इसके सापेक्ष सममित नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका वक्र है ये रहेगा इधर वाला, ये आपकी जो रोटेशन की बात की है, ठीक है। इतना तो ये जो पूरे के द्वारा परिक्रमण होगा वो आपका एक के द्वारा होगा ही नहीं होगा, ये पहले पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, घूर्णन अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। तो एक तरफ का ज्ञात कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। ये इतनी बात हो जाएगी, ओके। इसको थोड़ा सा देश से आगे वाले को दर्शा देना ताकि ये पता लगे कि केवल यही है, ठीक है। आगे वाला रोटेशन के बाद की स्थिति है। तो
यानी आपको केवल ऊपर वाले के लिए याद करना है, और ऊपर वाले के लिए आप सोच सकते हो कि y की लिमिट क्या होगी। ठीक है, खैर वो आगे की बात है। अभी तक आपको जितना बताया वो समझ में आया होगा। सममित क्यों है, मूल बिंदु से गुजरेगा, अनंत स्पर्शी क्या होगी। यदि आपको इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप एक डायग्राम बनाइए अच्छे से, यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखो इतना नोट कर लिया होगा कि ये x के सापेक्ष सममित है, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, और इसके अनंत स्पर्शी क्या है, x बराबर a। अब बात कर लेते हैं अपन अपने, तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशन है वो क्या होगी। तो देखो, यदि आप थोड़ा सा सोचिए कि घूर्णन अक्ष यदि y एक्स होती है तो क्या आता है, पाई एक्स स्क्वायर dy आता है। अब y एक्स की बजाय y एक्स के पैरेलल है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, जो ये डिस्टेंस है यानी x माइनस ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर dy आ गया। y की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। ये कैसे हुई, क्योंकि अनंत स्पर्श के लिए देखो यहाँ पे x पे y का मान 0, और ये अनंत पे जाके स्पर्श कर रही है, अपने को नहीं मालूम कहाँ पे ये वक्र और अनंत स्पर्श एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। y की लिमिट कहाँ पे होगी, 0 से इनफाइनाइट। तो कैसे आया है, क्योंकि ये वक्र घूर्णन अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। यदि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित होता तो केवल एक तरफ का ज्ञात हो जाता, यानी दोनों बराबर हो जाते, लेकिन ये घूर्णन अक्ष के लंबवत अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। दूसरा पॉइंट इसमें अप्लाई होगा, तो ये मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज देखो ये जो भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये आप ठीक से लिख गए, मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन हो, v का मान यदि आप ठीक से लिख गए तो आगे तो कैलकुलेशन है देखो आराम से हो जाएगी, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए हम इसको हल करते हैं। ये 2 और ये पाई बाहर आ जाएगा, y की लिमिट 0 से इनफाइनाइट, x माइनस 1 का होल स्क्वायर को अपन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। dy है, y की लिमिट है, y के पदों में मान चाहिए, तो अपन जो अपन कर्व दिया गया है उससे अपन x का मान ज्ञात करेंगे y के पदों में। तो आप देखिए कि क्या है कर्व। यहाँ पर हम कर्व है a माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। देखो ए वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, और ये दिला के किसका हो जाएगा, प्लस का। अब x कॉमन आ जाएगा, इसमें x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका मान है, ए वाई स्क्वायर का। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मान हम कहाँ रखेंगे, इस इंटीग्रेशन में रखते हैं। तो x की जगह क्या रख दिया, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। अब इसको हल कीजिए। देखो आप इनमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, लेकिन स्क्वायर है तो बाहर ए स्क्वायर कॉमन आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर। इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, और ये क्या बचा,
ये बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वन। तो इतना थोड़ा सा अपन ने इसको हल कर लिया और ये अब इंटीग्रेशन अपने को याद है करना है। तो ये तो देखो कैलकुलेशन का पार्ट है, एक्स का मान ज्ञात करना वगैरह वगैरह, ये आप यदि ठीक से लिख गए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट तो यकीन मानिए कि आधा क्वेश्चन तो वही सही हो गया। फिर आधा क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन है, देखो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि क्या आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, इतना कर पाए तो वॉल्यूम का क्वेश्चन आपका सही होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, आप यहाँ पे नोट करो, आगे करेंगे फिर। एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एलसीएम ए की पावर 4, ठीक है। ये और बाहर आ जाएगा, तो ए की पावर 4 बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा समाकलन 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इसका समाकलन कैसे करें, सोचिए थोड़ा। यदि से पहले वाली क्लास आपने ली है तो उसमें भी अपन एक्स की जगह कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, उसमें वैल्यू रखी थी ए साइन क्यूब थीटा। इसमें भी उसी प्रकार से होना है, थोड़ा सा सोचिए। प्लस में कौन सा फॉर्मूला बनेगा, क्या लिमिट आ जाएगी, क्या लिमिट 0 से π/2 आ जाएगी उससे, ताकि वो गामा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा इस बारे में सोचोगे तो पता लग जाएगा। और उसी क्लास में आपको मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि क्या करना है। तो ये देखो ये 1 प्लस हर 10 में बन जाएगा, तो y की जगह आपको ए तो अप्लाई करना पड़ेगा, साथ में क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो y की जगह क्या रखोगे ए tan थीटा और dy का मान a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं लिमिट की। तो देखो y बराबर रखोगे 0, तो tan थीटा बराबर 0। अब tan थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान 0। ये y है वो इनफाइनाइट, तो ये आपका tan थीटा भी इनफाइनाइट कहाँ होता है π/2। थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2। थीटा की लिमिट देखो मैंने डायरेक्ट लिख दी 0 से π/2। सिंपल सी बात आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी कन्वर्ट फॉर्म उस पर अप्लाई करते हैं, देखिए। तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, ये बाहर रहेगा आपका 2π(a)⁶ वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, डी वाई की जगह ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। टू पाई (a)⁶ बाहर है, देखो ये इसका होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ ये स्क्वायर होगा तो फिर ये यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर होगा ये, ठीक है। एक का तो चलो स्क्वायर एक रह जाएगा, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन बाहर आएगा ए की पावर 4। ऊपर है ए तो ये ए क्यूब हो जाएगा, नीचे ए क्यूब, नीचे ए की पावर 6 ऊपर है तो ये काट पीट के बचेगा ए क्यूब, ठीक है। ऊपर बचा sec स्क्वायर थीटा, ये कितना बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 2 है तो sec की पावर 4 थीटा। तो ये बचेगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec की पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। ए क्यूब आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा।
ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 पाई ए क्यूब बाहर है, 0 से π/2 और ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये वही फॉर्मूला है, साइन इसमें है नहीं तो आप ऐसे समझ लो साइन की पावर 0 है तो n का मान 0 हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। तो वो गामा फंक्शन अप्लाई करोगे तो मान कितना आएगा, ये हो जाएगा गामा 0 + 1/2 क्योंकि n का मान 0 है, n का मान 2 है तो ये गामा 2 + 1/2 अपॉन 2 गामा 0 + 2 + 2/2 n + n + 2/2। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा पाई ए क्यूब, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा गामा 3/2। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1/2 गामा 1/2। ये कितना हो जाएगा तो 4/2, ये हो जाएगा गामा 2। और ये गामा 1/2 कितना होता है, √π। तो ये पाई हो जाएगा, पाई पहले से है, पाई स्क्वायर। ये 2 नीचे रहेगा और ये गामा 2 को क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 2। ठीक है, ये √π पाई स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन में 2 आ जाएगा और जो गामा 2 वो फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई 2। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि देखो अब ये कैलकुलेशन है, ये तो हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, समाकलन तो आपको करना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है कि क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसे। अभी देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं हिंट दे देता हूँ, बताना आप ये करना आपको है। सिसोइड, तो यहाँ पे जो वक्र है उसको डिफाइन कर दिया सिसोइड। अभी जो डायग्राम बना था सेम वैसा डायग्राम बनेगा और उसका नाम है सिसोइड। y² 2a - x = x³। यह x और y का मान दे रखा है, देखो ये t के पदों में, तो ये प्राचलिक फॉर्म हो जाएगी, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। द्वारा अपने अनंत स्पर्शी के परितः परिक्रमण से जनित घनाकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। वो की वो लैंग्वेज है, वक्र की जगह सिसोइड लिख दिया, बस x और y का मान t के पदों में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपका काम थोड़ा आसान होना है, मुश्किल नहीं होना है। ठीक है, तो ये आप पैरामेट्रिक फॉर्म की सहायता से भी समाकलन कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बात है वो क्या है, क्या ये वक्र x के सापेक्ष सममित है, तो y की सभी बातें समय सही है, अक्ष की नहीं है तो y अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं होगा। ये वो का वो डायग्राम बनेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये अनंत स्पर्शी के परितः क्या हो रहा है, परिक्रमण हो रहा है, सेम टू सेम। मूल बिंदु से गुजरेगा तो x = 0 रखो, y = 0 आ जाएगा, कोई भी पद नहीं है, उससे देख लो, खत्म बात होगा। वो अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, y की उस पर घात को 0 के बराबर रखो, अब की बार x = 2 है, इससे पहले कितनी थी, x = 1, तो बस ये फर्क और कुछ भी फर्क इसमें नहीं है। इसका जो आपकी अनंत स्पर्शी है इसका समीकरण हो जाएगा x = 2a, अभी क्या था x = 2, और बाकी वो का वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, y की लिमिट है वो 0 से ∞ आ जाएगी। ठीक है, पाई x स्क्वायर की जगह x - 2a का होल स्क्वायर और साथ में d1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई 0 से ∞ 2a - x का होल स्क्वायर d1। अब देखो यहाँ से यदि आप x का मान ज्ञात करने जाओगे y के पदों में तो वो ज्ञात नहीं हो पाएगा।
क्योंकि एक अक्ष है एक अक्ष क्यूब है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो ज्ञात हो गए क्योंकि अक्ष के पत्ते दोनों कॉमन आ गया। यहाँ पे संभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप क्या करोगे, इसको ये टी वाली फॉर्म से कर लोगे। जो आपका ये डी वाई है इसको लिख दो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे की स्टेप के लिए आपको बता रहा हूँ, ओके। अब इसको यदि डी टी में करें तो टी की लिमिट चाहिए, तो ये लिमिट किसकी है, वाई की है। तो देखो यहाँ से आ जाएगी ना, वाई बराबर 0 रखोगे, साइन क्यूब टी बराबर 0, तो टी का मान 0 रहेगा। वाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 1/0, तो ये 0 में चला जाएगा। और ये कोस टी का मान 0, तो कहाँ पे होता है π/2। तो टी के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से π/2। जब वाई की लिमिट क्या है, 0 से इनफाइनाइट। ये वाई वाला मान रहा आपके सामने, इसमें आप y बराबर 0 रखो, इनफाइनाइट रखो, टी का मान आएगा 0 से π/2, ठीक है। 2a माइनस एक्स की जगह आप ये मान रखोगे 2a साइन स्क्वायर टी। तो डी वाई इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे डी वाई बाई डी टी इंटू डी। वाई का मान आपके सामने है, इससे आप डी वाई बाई डी टी याद करोगे, यहाँ अप्लाई करोगे, काटा पीटी हो जाएगी, आराम से इजी बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। समाकलन कर देना, लिमिट अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और था जो मैंने आपको बता दिए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो समाकलन में मान है वो आपको ये अप्लाई करने से थोड़ा इजी बन जाएगा, क्योंकि एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करना यहाँ से पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये आज की अपनी क्लास थी। देखो इससे पहले भी आपको एक क्लास हम प्रोवाइड करवा दी है, अब तक 2 क्लास आपको ये वॉल्यूम की प्रोवाइड करवा दी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपको। ये नाम मात्र के 4 क्वेश्चन हुए, लेकिन ये 4 नहीं, पूरा वॉल्यूम हो गया एक तरीके से ही समझो आप, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही रहना है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होना है। तो आप एक्सरसाइज के और भी एग्जाम्पल क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपकी स्थिर नहीं हो सकती, अच्छे से याद नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, इन क्वेश्चनों को करिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।